हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं डीमार्ट के बारे में। डीमार्ट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ मेरी किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीजन लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर सीखना है कि किस तरीके से हम बिजनेस फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर एक सोचे समझे तरीके से किसी ट्रेड को ले सकते हैं और किस तरीके से एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 7 o'clock एक वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम सब अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ अगर हम सबसे पहले बिजनेस की बात करें, हम सबको पता है ऑफलाइन बिजनेस में हैं और इनके जनरल स्टोर्स हैं। जनरल स्टोर्स लाइक रिलायंस रिलायंस की जिस तरीके से स्टोर्स हैं। और इनका जो सबसे एक यूनिक तरीका है काम करने का, वो तरीका है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जितने भी स्टोर्स हैं वो अपने स्टोर्स हैं, वो अपनी बिल्डिंग्स हैं, अपनी रियल एस्टेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर सपोज अच्छा स्टोर चल गया तो लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद में वहां पर इनको निकाल दिया गया और जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने अपना कुछ काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि जनरली जब भी हम लीज पर या फिर रेंट पर लेकर कुछ इस तरह का काम करते हैं, जो किसी कोई स्टोर होता है, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर अच्छा चल जाए तो लीज एग्रीमेंट के बाद उसका रिन्यूअल जल्दी से नहीं होता। लेकिन यहाँ क्योंकि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है तो इस तरह का कोई रिस्क नहीं है। और ये एक ग्रोइंग बिजनेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीजें क्योंकि सस्ती मिलती हैं, बिग साइज स्टोर्स इनके होते हैं और इनका एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। और जहां तक ऑफलाइन ऑनलाइन के बीच में एक छोटा सा पॉइंट आता है कि विवेक भाई आजकल ऑनलाइन का भी जमाना है, तो ऑनलाइन के इस पॉइंट को देखते हुए इन्होंने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया है। वैसे अगर हम स्टोर्स नेटवर्क की बात करने लगे, एवेन्यू सुपरमार्ट ऑपरेट्स 246 स्टोर्स across 11 states, one union territory with a 11.8 million square feet retail business area. Avenue Supermarts has its highest presence in Maharashtra with 58 stores and followed by Gujarat with 26 stores. तो यहाँ महाराष्ट्र में 58 स्टोर्स एंड गुजरात में 26 स्टोर्स। तो एक अच्छा खासा टोटल बिजनेस इनका सिर्फ 2 स्टेट से आता है। और यहाँ भी क्योंकि गुजरात में सिर्फ 26 स्टोर्स ही हैं और महाराष्ट्र में 58 हैं, यहाँ इन दोनों स्टेट्स में अच्छी खासी ग्रोथ की यहाँ पर पोटेंशियल है। क्योंकि अभी उतना यहाँ उतना भी डेंसिटी नहीं है कि इतने सारे स्टोर्स भी ओपन नहीं हो गए हैं कि अब इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। और बाकी तो पूरा इंडिया बचा हुआ है एंड इंडिया में सिर्फ 11 स्टेट्स नहीं है, अभी तो सिर्फ बिजनेस सिर्फ 11 स्टेट्स में है। तो अभी तो 40% एरिया में सिर्फ बिजनेस है और वो भी कुछ कुछ स्टोर्स के साथ साथ है। तो ये बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है ऑफ कोर्स। एंड अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करने लगे तो 52% रेवेन्यू फूड सेगमेंट से आती है, 20% एफएमसीजी से आती है और बाकी सारा जनरल मर्चेंडाइज से आती है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में एवीएसएल थ्रू इट्स subsidiary Avenue E-commerce Limited provides online grocery retail under brand D-Mart ready in selected areas in Mumbai। तो मुंबई में इन्होंने एक ई कॉमर्स वाला भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है। और वैसे भी एक बात देखी गई है, जैसे बिग बास्केट है या फिर ग्रोफर्स है, ब्लिंकिट है, ये सब बिजनेस तो कर पाए लेकिन ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए और धीरे धीरे ये फिर से कहीं से फंडिंग लेकर आते हैं और खत्म हो जाते हैं। वो पैसा खर्च कर देते हैं डिस्काउंट देने में, क्योंकि ये डिस्काउंट अपनी पॉकेट से देते हैं। लेकिन डीमार्ट के केस में ऐसा नहीं है। दे नो हाउ टू डू बिजनेस और कंसिस्टेंट इन्होंने नेट प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बिजनेस किया है। नाउ अब जब ये ई कॉमर्स में आ रहे हैं तो जो ये डाउट था कि ऑफलाइन स्टोर्स में कितने लोग जाएंगे आने वाले टाइम में, सबको घर पर डिलीवरी लेने की हैबिट सी हो गई है, तो इन्होंने इस काम को शुरू कर दिया है। कंपनी has closed down two of its stores in Mumbai on August 20 and converted the same into local fulfillment center for e-commerce deliveries, and this is the first time where the company has closed down its stores since its IPO। और increasing competition from e-retail with the advent of pandemic, e-retail has made its mark with Indian consumer and Amazon
पेंट्री एंड जियो मार्ट हैव एस्टेब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन मेजर सिटीज एंड कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। यहां पर जो कंपटीशन है अभी वो उन छोटे प्लेयर्स के साथ नहीं है, कंपटीशन अमेजोन के साथ है और रिलायंस के साथ है, रिलायंस रिटेल के साथ है। और इतनी बड़ी कंट्री में 3-4 बड़े प्लेयर का होना और सबका ग्रो होना एक आम बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपस में कंपटीशन में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहां रिलायंस रिटेल और डी मार्ट वो बिजनेस करना नहीं जानते जिस बिजनेस में सेल्स बढ़ाने के लिए ये अपना नुकसान कर बैठे। ये सबसे पहले नेट प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में देखते हैं और उसके बाद में अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं है। अब बात करते हैं एक बार इनके ट्रैक रिकॉर्ड की। ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर काफी चीजें यहां पर क्लियर हो जाती हैं। 2012 में जो कंपनी की सेल्स थी दैट वाज 2200 करोड़, नाउ दिस इज 35,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट 16-17 टाइम्स सेल्स यहां पर ग्रो हुई है लास्ट 10 ईयर्स में। और अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे तो 60 करोड़ के नेट प्रॉफिट से ग्रो होते हुए इट हैज इंक्रीज टू 2040 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 33-34 टाइम्स नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 10 ईयर्स में। अगर सेम स्पीड से चल पाते हैं तो अगले 10 साल में शायद ये नेट प्रॉफिट अगर सेम स्पीड से चल पाते हैं तो 60,000 करोड़ के आसपास बैठता है। और अभी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? अभी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,58,000 करोड़ है। तो क्योंकि पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पर और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज के बेस पर आगे की ग्रोथ को एस्टिमेट किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। और इसी के चलते क्योंकि इतना बड़ा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ में, इसीलिए शायद ये इतने हाई पीई पर ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि अगर 60,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है तो 10 इयर्स फॉरवर्ड पी जो कोई नहीं देखता, लेकिन जो लोग इतना हाई पीई पे करते हैं यहां पर देखते हैं, वो सिर्फ 4 का पीई देख पा रहे हैं रेदर देन टू सी एट 127। तो यहां मेन पॉइंट क्या है इतने हाई पी रहने का? मेन पॉइंट है कंपनी के नेट प्रॉफिट का 60 करोड़ से इंक्रीज होते होते 2000 करोड़ तक होने का। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिटेबिलिटी है ईयरली बेसिस पर एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिटेबिलिटी है क्वार्टरली बेसिस पर। 643 करोड़ का जून क्वार्टर का यहां पर नेट प्रॉफिट आया है विच इज द हाईएस्ट वन। एंड जो रेवेन्यू है एक क्वार्टर की दैट इज 10,000 करोड़ रुपीज, दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट वन। एक क्वार्टर की रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपीज है। अब से 10 इयर्स पहले पूरे साल का रेवेन्यू सिर्फ 2200 करोड़ रुपीज था, यानी कि 10 इयर्स पहले जितनी सेल्स पूरे साल की होती थी उसका ऑलमोस्ट 5 टाइम्स सिर्फ एक क्वार्टर की सेल्स है। इस तरीके का यहां पर इनका हाई ग्रोथ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसी के चलते यहां पर पी रेशियो ज्यादा है। मैं यहां पर जब टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं कि हम इसको लेकर बैठ जाएंगे, होल्ड करेंगे। टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करेंगे वहां पर। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करने लगे, ना के बराबर कंपनी के ऊपर लोन है, सारा पैसा अपना है, 13,000 करोड़ रुपीस का अपना पैसा है और फिक्स्ड एसेट्स हैं और उसके साथ में सीडब्ल्यूआईपी भी लगातार इंक्रीज हो रही है। यानी कि फ्यूचर ग्रोथ जिस बेस पर होनी चाहिए, जो फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए, कैपेक्स होना चाहिए, उस कैपेक्स के चलते हुए लगातार सीडब्ल्यूआईपी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अपनी कैपेसिटी को लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। और जहां तक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है तो इनका प्रमोटर की अपनी शेयर होल्डिंग जो मैक्सिमम परमिटेबल लिमिट है 75%, वो प्रमोटर के पास है, बाकी पब्लिक के पास है। और पब्लिक के पास बहुत ज्यादा नहीं है, पब्लिक के पास सिर्फ 7.5% के आसपास है, रिटेल पब्लिक के पास। और अगर हम इस पर्टिकुलर नेम की बात करें जिनके पास 2% हिस्सेदारी है, तो आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के। तो ये सीईओ हैं और सीईओ के पास यहां पर 2% हिस्सेदारी है। अब सीईओ के पास जब 2% हिस्सेदारी है तो उनको अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए कंपनी को बढ़ाना होगा। बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर किसी भी कंपनी में सीईओ के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी होती है तो वहां सीईओ अपने आप से बाकी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और बाकी सारी चीजें हम फाइनेंशियल्स में देख चुके हैं। एज सच जो कॉम्पिटिटर है हम बात कर चुके हैं, अमेजॉन एंड रिलायंस रिटेल आर द कॉम्पिटिटर्स। एंड यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की एक बार बात करते हैं। सो टेक्निकली स्टॉक हैज कम डाउन, स्टॉक हैड मेड द
high of almost 5895, almost 6000 rupees. Right now it is quoting at 4000 rupees. तो अगर हम 4000 तक की भी बात करते हैं करंट प्राइस से लेकर 4000 से 6 मींस 5800 तक लाइफ टाइम हाई तक की भी बात करते हैं तो भी 47% का यहां से सीधा सीधा उछाल है। मैं कहता हूं अगर पूरा एक साल भी लग जाए तो 47% की यहां पर ग्रोथ आती है। लाइफ टाइम हाई तक तो लेकर आप बैठ ही सकते हैं अगर किसी को होल्ड करके बैठने का मन है, खासतौर से इस तरह की ग्रोथ कंपनी को। इवन मैं यहां पर एक चीज साथ में लेकिन बताना चाहूंगा, जो पी रेशियो है वो हायर साइड पर है, 127 का पी रेशियो है, लेकिन क्योंकि लास्ट 10 इयर्स में नेट प्रॉफिट 30 टाइम्स हुआ है, 34 टाइम्स हुआ है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए शायद ये पी यहां पर मेंटेन रह सकता है। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जो इतना हाई पी पर ट्रेड कर रही हैं उनमें जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है लास्ट 10 इयर्स में उतनी ज्यादा नहीं हुई है जितनी यहां पर है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट की ग्रोथ इस पी रेशियो को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने लाइफ टाइम हाई तक जाने की बात की। अगर करंट प्राइस पर इसको परचेज किया जाए जो 4000 रुपीज है एंड लाइफ टाइम हाई इज 5895, यहां तक रखा जाए तो 47% की ग्रोथ आती है। लेकिन एक टेक्निकल ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न यहां पर बन रहा है और यहां से ब्रेकआउट आना भी ऊपर की तरफ को वो सिंपली जायज है, मींस वो साफ साफ नजर आता है। और ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न। तो कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, सो दैट वाज द कप, दिस इज द हैंडल and this is one more handle and this is small one more handle। तो जब एक से ज्यादा हैंडल बने तो उसको कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, यहां पर सक्सेसफुल होने के चांसेस कम नहीं होते। और ये जिस लेवल पर बन रहा है उस लेवल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है कि सेम लेवल पर इसने बहुत टाइम तक सपोर्ट दिखाया था, अभी सेम लेवल पर ये रेसिस्टेंस दिखा रहा है। और क्योंकि रेसिस्टेंस लगातार आ रहा है एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहां पर पोस्ट किया है, एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है अच्छा सा, तो यहां पर इस बात के पूरे चांसेस हैं कि ये यहां से ब्रेकआउट देकर अपने टारगेट को अचीव करेगा। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न है, इस रेंज में आकर रुक चुका है, तो यहां पर चांसेस भी होंगे कि ये काफी स्पीड से और बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाएगा। और इसको जो टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज 4900 रुपीज एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 4000 रुपीज। तो अगर हम करंट प्राइस से बात करने लगे कि करंट प्राइस से कितना ऊपर की तरफ का पोटेंशियल अपसाइड है इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर, देन दिस इज 22.63%। और ये मैं लाइफ टाइम हाई की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लाइफ टाइम हाई तक जाने में तो ऑलमोस्ट 47% का अपसाइड है। तो यहां पर दो तरीके से ट्रेड किए जा सकते हैं, एक इस कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर जो इमीडिएटली यहां से नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में टारगेट अचीव होता हुआ नजर आता है, और सेकंड जो अपना टेक्निकल टारगेट है वो सिंपली हाई ग्रोथ कंपनी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर लाइफ टाइम हाई तक होल्ड करना, दैट पोटेंशियल गेन इज 47%। तो यहां पर दोनों तरीके से अपनी समझ से हम ट्रेड ले सकते हैं। मैं अपने हिसाब से ट्रेड लूंगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे। जो मेरा पर्पस यहां पर सिखाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है कि अगर किसी के साथ शेयर की जाए तो वहां अपना कुछ नहीं जाता, और इस स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल कुछ नहीं जाता, क्योंकि इतना बड़ा ओशन है कि अगर मैं यहां पर कुछ पैसे कमा पाता हूं और आप भी अगर सीखकर कुछ पैसे कमा पाते हो तो मेरी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि आप सीखकर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स जरूर दोगे कि विवेक भाई बने रहना, वीडियो बनाते रहना, हम भी सीखते रहेंगे और आपका भी साथ बना रहेगा। तो यहाँ पर्पस क्या है, यहाँ पर्पस सीखना है। सीखकर जब हम किसी काम को करते हैं तो मार्केट में एडवर्स सिचुएशन होने की वजह से हमें घबराहट नहीं होती, हम वहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें कंपनी के सिलेक्शन में करना चाहिए, फाइनेंशियल्स के सिलेक्शन में करना चाहिए और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के सिलेक्शन में करना चाहिए। लेकिन एक बार हमने पोजीशन बना ली, उसके बाद जस्ट बिकॉज शेयर प्राइस नीचे आ जाए तो मेरे हिसाब से इक्विटी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि मैं यहां पर 4000 पर तो इस स्टॉक को परचेज कर रहा हूं, बिजनेस ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, सब कुछ ठीक है, और जस्ट बिकॉज स्टॉक प्राइस नीचे आ जाए तो मैं उसको सेल कर दूं माइनस में। हम यहां पर पैसा कमाने आए हैं, पैसा खोने नहीं आए। हमें अपनी स्टेटमेंट में प्रॉफिट स्टेटमेंट लिखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखकर हम कहीं ना कहीं लॉस को वहां पर मेंशन करते हैं और यूनिवर्स में एक रॉन्ग सिग्नल भेजते हैं। तो जब भी कभी आप लॉस बुक करते हो वो यूनिवर्स में हमारी
हमारी तरफ से एक रॉन्ग सिग्नल जाता है जो जाना नहीं चाहिए। वी आर हियर टू मेक मनी, नॉट टू लूज मनी, ऑलवेज रिमेंबर। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सबके आगे बढ़ने में हम अपनी दोस्ती को मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने पैसे कमा लिए और हमारे दोस्तों ने पैसे नहीं कमाए तो ये गैप बढ़ जाएगा और दोस्ती लंबे टाइम तक चलती नहीं है। फिर ये प्रैक्टिकल एक पॉइंट है। तो यहाँ दोस्तों को सब्सक्राइब कराना है, लाइक कराना है, शेयर कराना है और लर्न करते रहना है। कल फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक मजे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।